आज हम लोग मैथ का 7 पाठ निर्देशांक ज्यामिति है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे कैसे मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी तरीके आज हम लोग की क्लासों में मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो बोर्ड में आएंगे एक भी नहीं छूटेगा, सभी के सभी प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए पाठ नंबर 7 है, पाठ 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक्सिस अक्ष का जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो एक्सिस जो होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मिलने से बनता है। ये ऐसे लाइन खींचा गया है, ये कौन सा लाइन है? क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। दोनों एक दूसरे को जहां पर काटते हैं इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। तो देखिए मूल बिंदु से हम लोग दाहिनी ओर जाते हैं तो प्लस होता है, बाईं ओर आते हैं तो माइनस होता है, ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है और नीचे आते हैं तो माइनस होता है। तो इसमें आप लोग को ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होते हैं प्लस प्लस, दूसरा में जो होता है माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस वाला वैल्यू होता है, चौथा में प्लस माइनस वाला वैल्यू रहता है। अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि -2,3 किस चतुर्थांश में मिलेगा, -2,3 किस चतुर्थांश से मिलेगा, तो सबसे पहले -2 देखेंगे कहाँ है, माइनस इधर वाला, फिर प्लस, तो किस चतुर्थांश से मिलेगा, तृतीय चतुर्थांश से। तो ये द्वितीय मिलेगा, मिस्टेक है, ये किस में मिलेगा, द्वितीय में मिलेगा, सेकंड में, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, तो ये दूसरा में मिलेगा। ठीक है। अब कहीं पे आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि -3 -4 किस चतुर्थांश में मिलेगा, किस में मिलेगा, तृतीय मिलेगा, तीसरा मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस तीसरा में है तो ये तीसरा चतुर्थांश में मिलेगा। तो पता चल गया। अब इसमें आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ये क्वेश्चन है इसमें भुज और कोटि कितना होगा, भुज और कोटि। तो पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले वाले को हम लोग भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, कोटि। तो आपको मालूम चल गया कि जो हम लोग ब्रैकेट में वैल्यू लिखते हैं, पहला नंबर में जो होता है वो भुज होता है और दूसरा नंबर में जो होता है वो कोटि होता है। तो आप लोग बताइएगा -3,7 भुज का मान कितना है, -3, कोटि कोटि का मान है 7। अब पहचान में आ जाएगा। ठीक है। और भी क्वेश्चन जैसे मैं कहूँ A, B, भुज कौन है, भुज A है, कोटि कोटि B है। अब आप लोग गलती नहीं कीजिएगा कि भुज और कोटि समझ में आ गया, किसको क्या बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, हर हाल में एग्जाम में पूछता है
पहले वाला जो देता है 1 नंबर में आता है क्वेश्चन, पहले वाले को भुज कहते हैं और दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कंसेप्ट नंबर 2। सेकेंड कंसेप्ट है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जो होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, चलिए मैं इसका जिक्र कर देता हूँ। जैसे आपसे कहा जाए कि 2,3 और 3,5 की दूरी ज्ञात करें, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पहचान करना पड़ेगा कि x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है और y2 कौन है। ठीक है, चलिए तो हम इसको पहले वाले को क्या बोलेंगे x1, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे y1, इधर वाले को हम लोग बोलेंगे x2, इसको क्या बोलेंगे। अब तो पहचान हो गया कि किसको x1, किसको y1, किसको x2, किसको y2 है ना। अब सूत्र दूरी सूत्र पे रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। चलिए दूरी निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखेंगे। अब x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान 2, इसका क्या रखेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 का मान 3 का क्या रखेंगे होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे, रूट अंडर 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 5। यही क्या हो गया, समझ में आ गया। दूरी सूत्र से ऐसा है, दूरी सूत्र से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब दूरी सूत्र हो गया। दूरी सूत्र के बाद आता है विभाजन सूत्र। ठीक है, तो अगले हम लोग स्लाइड में चलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र जो होता है वो कैसे होता है, थोड़ा सा इमेज के माध्यम से समझिएगा। एक लाइन होता है, इसका कोई ना कोई बिंदु देता है, जैसे मान लेंगे ये x1 है और ये क्या है y1 है। इधर वाले को x2 और कोमा देकर y2, जहाँ मान लेंगे a पॉइंट है और यहाँ पे b पॉइंट है। अब बीच में कोई बिंदु है, बीच में कोई बिंदु है जो किस अनुपात में काटता है, m अनुपात n में वो क्या करता है, काटता है, m अनुपात n में काटता है। अब हमको यहाँ पे C पॉइंट ले लेते हैं। अब कोई पूछेगा कि C का निर्देशांक निकालिए तो क्या होगा। C का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग को विभाजन सूत्र का अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सूत्र कैसे निकालते हैं देखिएगा बोर्ड पर। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से निर्देशांक C का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, C। ये किसी बिंदु है। अब कैसे निकलेगा देखिएगा, ये तिरछा तिरछी गुना होता है। m बाएं है, m बाएं है तो कहाँ जाएगा, ये दाहिनी हो जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, और m दाहिनी हो रहे तो कहाँ आएगा, बाईं ओर आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे m और x2 गुना करेंगे तो m x2 जोड़ n, n किस में जाएगा x1 में,
अब दोनों का जोड़ होता है m प्लस n, फिर यहाँ कोमा देंगे। ये तो किसके लिए हुआ, ये तो हुआ तुम्हारा x वाला वैल्यू के लिए। अब y वाला के लिए फिर वही m जाएगा किसमें, y2 में, m y2 जोड़। अब फिर n किसमें जाएगा, y1, n y1, अब बट्टा m प्लस n। यही जो हुआ ये विभाजन सूत्र हुआ। तो याद रहेगा विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, फिर my2 प्लस my1 बट्टा m प्लस n। ये क्या हुआ, विभाजन सूत्र हुआ, है ना। इस तरह से हम लोगों ने विभाजन सूत्र देख लिया। अब इस पे क्वेश्चन का भी हम लोग लगाएंगे, लेकिन विभाजन सूत्र से एक और सूत्र आता है, मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र, है ना, मध्य बिंदु। चलिए उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगला है कंसेप्ट टाइप में, है ना। कंसेप्ट नंबर 3 हम लोग जोड़ लेंगे इसको, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक जानना है तो देखिए फोटो के माध्यम से थोड़ा समझिए। यहाँ और यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ पर a, यहाँ पर b, इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा x1, y1, इसका होगा x2, y1, x2, y2। अब यहाँ पर मैं कोई भी बिंदु सी लेता हूँ, लेकिन मध्य बिंदु का मतलब होता है, मध्य बिंदु का मतलब होता है एकदम बीच में होगा, और बीच में होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 लिया जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। मध्य कहने का अर्थ है कि बीच में, और बीच में जो होता है तो ऊपर से नीचे आइए तो एकदम वही बराबर होता है ना। तो A से C तक की दूरी और B से C तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, है ना। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक जाके x2 में गुना करेगा तो क्या बनाएगा, x2, एक जाकर x1 में गुना करेगा तो क्या बनाएगा, x1, और दोनों को जोड़ेंगे, एक एक कितना हो जाता है, 2। फिर अगली बार एक जाकर y2 में गुना करेगा तो y2, जो एक जाकर x1 में y1 में गुना करेगा तो y1, अब बता 2। ये किसका सूत्र हुआ, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इस तरह से हम लोगों ने मध्य बिंदु का निर्देशांक देख लिया। कोई पूछेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x2 प्लस x1 बट्टा 2 कोमा y2 प्लस y1 बट्टा 2। ये किसका सूत्र हुआ, मध्य बिंदु का। चलिए फिर हम लोग, ये समझ में आ चुका है, अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3,4 और 3,4 और 7,8 को दो
2:3 में 2:3 को हम लोग ऐसे करते हैं, 2:3 में बांटने वाली रेखा का निर्देशांक ज्ञात करें। बैठो। कल से पढ़े नहीं आप तुम? पढ़ाई हो रहा है? क्वेश्चन है 3,4 और 7,8 को 2:3 में बांटने वाली रेखा का निर्देशांक ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ देखिए। एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। पहले वाला को यहाँ नोट करेंगे 3,4, फिर 7,8 यहाँ नोट करेंगे। इसको किस अनुपात में काटा जा रहा है? 2:3 में। और यहाँ पे कितना लिखेंगे? सी। अब सी का क्या करना पड़ेगा? निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक बराबर, अब हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं वो लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। 2 जाकर 7 में गुना करेगा तो 14 बनाएगा, जोड़। 3 जाकर 3 में गुना करेगा 9 बनाएगा, अब बट्टा दोनों को जोड़ 5 आएगा। फिर 2 जाकर 8 में गुना करेगा 16, 3 जाकर 4 में गुना करेगा 12, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 5। आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। 14 और 9 जोड़ेंगे 23, 23/5, ये हो जाएगा 28/5। यही क्या हो गया? ठीक है। तो इस तरह से हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करके किसी बिंदु का निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट नंबर 2 का क्वेश्चन हुआ। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि यही क्वेश्चन है ना, अगर आप लोगों से ये पूछ दिया गया कि इसका इतना और इतना को बांटने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा हम लोग इसको और डीपली करने जा रहे हैं, क्योंकि मध्य बिंदु का सूत्र लिखा गया था उस पर ये बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं। 3,4 और 7,8 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। चलिए, मध्य बिंदु का मैंने अभी फॉर्मूला देखा है। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे फोटो के माध्यम से एक बात समझ लीजिए। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, इस पर है 3,4 और इस पर है 7,8। इस अनुपात में काटा जा रहा है, तो मध्य बिंदु है तो 1:1 में काटता है। मध्य बिंदु हमेशा 1:1 में काटता है। तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
एक में जाकर 7 से गुना करेगा 7, 8 जोड़। एक जाकर 3 में गुना करेगा 3, दोनों को जोड़ होता है 2। ठीक, एक जाकर 8 में गुना करेगा 8, एक जाकर 4 में गुना करेगा 4 बटा 2। ये 10 बटा 2, 12 बटा 2। अब कर जाएगा तो कटा लिया जाएगा, कटेगा कितना बार में? ये 5 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में, यानी इसका निशान 5,6। इस तरह से हम लोगों ने मध्य बिंदु पर कैसे क्वेश्चन बनाते हैं ये मैंने देख लिया है। ठीक है, चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो क्या दिक्कत है प्रिंस? 84 कथी बोल रहा है? तुम्हारा घर का है पिन कोड? चलो शांति से रहो। तो मध्य बिंदु का हो गया। इसके आगे आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कंसेप्ट नंबर 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला निकालना है। इसका फॉर्मूला कैसे होता है आप लोग एक बार देख लीजिए। वैसे क्लास में ये सब समझाया गया था, फिर भी आप लोग को दोबारा ये समझाया जा रहा है। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे कोई ना कोई निर्देशांक होगा x1, y1। यहाँ पर होगा x2, y2। यहाँ पे होगा x3, y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं एक बार आप लोग देखिएगा ध्यान से। 1/2 होता है, ठीक है। उसके बाद x लिखते हैं ब्रैकेट y माइनस y, x1 कर लेते हैं, प्लस x2 y माइनस y प्लस x3 y माइनस y। अब हम लोग वैल्यू कैसे रखेंगे, यहाँ मोड लगा लेते हैं। यहाँ 1 है तो 1 है तो इसके आगे कितना आएगा? 2 के आगे 3, ये रिपीटेशन करेगा, ठीक है। यहाँ 2 है तो 2 के आगे 3, अब 3 के बाद फिर 1 2 रहा है तो यहाँ 1, फिर यहाँ 3 है तो 3 के रिपीटेशन 1 होता है ना। देखिए एक सर्कल मान लीजिए, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये कितना है? 3। तो यहाँ 3 है, 3 पर से कौन आएगा? 1 आएगा। 3 पर से कौन आएगा? 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ 1 था, 1 के बाद कौन आएगा? 2 के बाद 1, फिर यहाँ 2 है, 2 के बाद 3 के बाद 1, तो यहाँ 1 लिखा गया। फिर यहाँ 3 है तो 3 के बाद 1 के बाद 2, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ पर 2। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ये x1 प्लस y, x2 x3 तो रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 23 31 12 का रिमेम्बर कर लेते हैं। पहला में 23 होता है, दूसरा में 31 होता है और तीसरा में 12 होता है। इस तरह से जो फॉर्मूला बना, ये किसका फॉर्मूला बना? ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे आता है त्रिभुज के केंद्रक का, कंसेप्ट नंबर 5। त्रिभुज के केंद्रक,
का निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए त्रिभुज का केंद्र कहाँ होता है, पहले ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये त्रिभुज है, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ पर सी, केंद्र के बीच में होता है। ठीक है, केंद्र के बीच में होता है, यहाँ ले लेंगे ओ। अब यही ओ का निर्देशांक निकालना है, ओ का निर्देशांक बीच वाला का कितना होगा। तो यहाँ पर जो होता है x1, y1, यहाँ पे होता है x2, y2, यहाँ पे होता है x3, y3। ठीक है, अब बीच का निर्देशांक निकालना है ये। तो क्या होगा देखिए, पहले वाला x दूसरा वाला y होता है, तो हम लोग कहेंगे x1 जोड़ x2 जोड़ x3, x1 जोड़ x2 जोड़ x3, अब बट्टा कितना हो जाएगा 3। फिर दूसरा वाला y होता है, तो x1 सॉरी y1 जोड़ y2 जोड़ y3, अब बट्टा 3। तो इस तरह से त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला होता है। त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, बिंदुएं 2, 3, 3, 4 और 4, 5 से बनने वाली त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकालना है, तो हम लिखेंगे केंद्र का निर्देशांक बराबर चलिए डायरेक्टली काम करेंगे, जोड़ेंगे 2 जोड़ 3 जोड़ 4, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बट्टा कितना 3। इसके आगे ये x वाला होगा और दूसरा वाला y वाला। ठीक है, दूसरा वाला जोड़ेंगे 3 जोड़ 4 जोड़ 5, 3 जोड़ 4 जोड़ 5 अब बटा 3। कैलकुलेशन करेंगे 3 2 5 4 9 9 बटा 3 4 3 7 7 12 बटा 3। अब इसको आगे ये 3 3 कर जाएगा, 3 होगा 9 कर जाएगा, 3 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस तरह से एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में डालता है। तो इस तरह से आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ और ये समझ में आ चुका है। ठीक है।